कमेटी के अध्यक्ष कैप्टन चौधरी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी इंदौर के अध्यक्ष कैप्टन प्रेमचंद 2 घंटे से आप मेरा इंतजार कर रहे थे, लेकिन रास्ते में जगह जगह पंचायतों ने अपने स्वागत द्वार लगाए हुए थे। इस कारण मैं थोड़ा देर से आया। आज पूरे हिमाचल प्रदेश में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की शुरुआत हुई है और मैंने अपनी विधानसभा क्षेत्र के गलोड़ क्षेत्र को चुना। इसके बाद हमारे सभी मंत्री हर विधानसभा क्षेत्र में एक पंचायत में जाकर सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के तहत सरकार की नीतियां, सरकार के कार्यक्रम क्या है, उनसे अवगत करवाएंगे। 1 वर्ष पहले जब कांग्रेस की सरकार बनी और मुझे प्रदेश के मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी मिली, मेरे मन में हमेशा से एक विचार आता रहा, किस तरह हम अपनी सरकार को गांव के द्वार तक पहुंचाएं और इस व्यवस्था को लागू करें कि लोगों की जो आवाज है वो बजट में दिखनी चाहिए। और आने वाले समय में जो बजट आएगा, और हमारी सरकार की ये भी कोशिश है कि गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए, तभी हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, क्योंकि 90% हिमाचल प्रदेश की जो जनसंख्या है वो गांव में रहती है। और इस दिशा में जब गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो हमारी आत्मनिर्भर हिमाचल की जो कल्पना है वो पूर्ण होगी। मैं सोचता था कि मुख्यमंत्री बनने के बाद मुझे क्या कार्य करने चाहिए, और जब मुख्यमंत्री मैं बनूंगा तो मेरी प्रयास रहेगा कि सबकी जो उम्मीदें हैं उनके ऊपर खरा उतरूं। लेकिन धीरे धीरे जब सरकारी कामकाज में मैं देखता गया और मुझे पता लगा कि सरकार चलाने के लिए भी बजट का प्रावधान करना पड़ता है। जिस तरह हम अपने घरों में हर महीने की पहली 2 तारीख को देखते हैं, जो सरकारी कर्मचारी है वो ये देखता है कि मेरे को कितनी पे आएगी, कितनी पेंशन आएगी। दुकानदार ये देखता है कि महीने में मेरे को कितनी कमाई हुई, इस कमाई के आधार पर मैं अपना खर्चा करूंगा। किसान देखता है कि उसकी आय कितनी हो रही है और एक बजट बनाता है। उसी तरह सरकार में भी एक बजट बनता है। जब मैंने देखा कि जब हम सरकार में थे, अभी है, और सरकार की कार्यप्रणाली को देख रहे थे, तो हमने पाया कि पिछला बजट प्रस्तुत करते मैंने पाया कि हमारी आय महज 100 रुपया है। अब 100 रुपये में खर्चे पूरे करने हैं और खर्चा हमारा क्या है, 170 रुपया है। अब जब 100 रुपया 1 साल में आएगा तो हमें 70 रुपया कर्ज लेना पड़ेगा और कर्ज के बदले कर्ज चुकाना पड़ेगा। सरकार में ऐसे पैसे नहीं आता, कोई किसी को कष्ट नहीं देना चाहता। जब मैंने आंकड़े देखे तो तकरीबन 15,000 करोड़ रुपया तो हमारे सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को पे के रूप में जाता है। 10,000 करोड़ रुपया हम पेंशन के रूप में देते हैं। 6,000 करोड़ रुपया हम ब्याज के रूप में देते हैं, जो हमारे पर कर्जा चढ़ा है उसका ब्याज करने के लिए देते हैं। और बाकी 6,000 करोड़ रुपया जो हमने लोन लिया होता उसकी किस्त देने को देते हैं। तो हम अचंभा में पड़ गए कि इतने पैसे देने हैं। हम तो सोचते थे कि सरकार ऐसे ही जो कहेगी कर देगी, खर्चे करेगी। और मैंने पहले दिन से उसको समझा। मुझे 2-3 महीने समझने में लगे और हमने जब अपना पहला बजट प्रस्तुत किया
उसमें आत्मनिर्भर हिमाचल की आधारशिला रखी। उस आधारशिला को दृष्टिकोण हमने स्पष्ट कर दिया कि 4 साल जो 2027 तक हिमाचल प्रदेश को हम अपने पैरों पर खड़ा करेंगे और अगले 10 वर्ष में 2032 तक हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनेगा। जब कोई समृद्धशाली राज्य बनता है तो धन की कमी नहीं होती, आप लोगों को धन बांटना होता है। लेकिन हमारा ये भी दायित्व बनता था कि उसी आय में, और चाहे वो कर्जा उठाकर ही चलाई क्यों ना गई हो, हमें लोगों का काम करना है। चुनौती बड़ी थी। हमने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों से एक वादा किया था, वोट नहीं पड़ने थे, चुनावों से पहले का एक वादा था। हमने कहा सभी सरकारी कर्मचारी और अधिकारी जिन्होंने विकास की गाथा हिमाचल में लिखी है, किसी ना किसी रूप में हिमाचल की सेवा की है, उनको हम ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे। और हमने ओल्ड पेंशन स्कीम दी, पहली कैबिनेट में ओल्ड पेंशन स्कीम दी, जो केंद्र सरकार को पसंद नहीं आई। हमने ओल्ड पेंशन स्कीम दी और ये भी कहा कि जितने सरकारी कर्मचारी वो अधिकारी का पैसा एनपीए के रूप में जमा है 9,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार के पास, उस पैसे को आप वापस करो, क्योंकि वो तो आपका पैसा है। उसमें 50% शेयर सरकारी कर्मचारी का जाता है और 50% सरकार का जाता है। हमने सोचा ओल्ड पेंशन स्कीम देने के बाद 4,500 करोड़ जो सरकार का वो तो वापिस आएगा, लेकिन केंद्र में बैठी सरकार ने उस पैसे पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। अब हमने सोचा कि अब प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाना है, तो सरकार की जो आय होती है उस आय के आधार पर हमें लोन मिलता है। मैं दिल्ली में मंत्रियों से मिला, फाइनेंस मिनिस्टर से मिला, और मैंने कहा कि आप हमारी लोन की लिमिट बढ़ा दीजिए। उन्होंने कहा कि आपने ओल्ड पेंशन स्कीम दी है, हम आपके लोन की लिमिट में जो 1780 करोड़ रुपए बढ़ना चाहिए था उसको हम नहीं देंगे। हमने पूछा उनसे कि वो तो आपको देना चाहिए, जब आप पिछली सरकार थी तब देते थे। उन्होंने उसको भी देने से इनकार कर दिया। लेकिन हमने सरकारी कर्मचारियों का बढ़ापा सुरक्षित किया और आज 800 लोगों को ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत, जिन्हें 700 रुपया और 2700 रुपया मिलता था, आज 27,000 रुपया मिलना शुरू हुआ। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमने हिमाचल प्रदेश के उन सरकारी कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित किया, ताकि 60 साल के बाद उन्हें किसी की मोहलत, किसी के दया पर नहीं निर्भर रहना चाहिए। और हमने उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की। अभी हम इस बोझ से उबर ही रहे थे कि प्रदेश में इतिहास की सबसे बड़ी और भयंकर त्रासदी ने हिमाचल प्रदेश को घेर लिया। बारिश का ऐसा आलम था, तबाही का ऐसा मंजर था। मैं पूरे हिमाचल प्रदेश के सब जिलों में गया, हर जगह रोते बिगलते लोग थे और कह रहे थे बड़ी मुश्किल से एक घर बनाया है, पाई पाई जोड़कर एक घर बनाया है। इस आपदा ने और इस बरसात ने हमारा घर हमसे छीन लिया। मैं उनकी बात सुनता रहा और मैं मन में एक दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि मैं इनकी मदद करूंगा। 13,000 घर आंशिक रूप से नष्ट हो गए, 4,000 घर पूर्ण रूप से तबाह हो गए। एक घर जो तबाह 15, 20, 25 लाख रुपए में बन रहा था, उनका परिवार सड़कों पर था। कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उनको अपने जीवन काल में ऐसी आपदा आएगी
और अपने रिश्तेदारों के घर रहना पड़ेगा। रिश्तेदारों के घर भी कितने दिन रहते। हमने कहा कि हम आपको जो भी आपदा के प्रभावित परिवार है, 16,000 परिवार सभी जिलों में थे, उनको कहा जब तक इनको हम राहत नहीं दे देते तब तक इनको 5,000 रुपया गांव में किराए के मकान का पैसा सरकार देगी। 10,000 रुपया शहर में रहने वाले मकान जिसका उजड़ गया उसको सरकार देगी। और 31 मार्च 2024 तक गैस का सिलेंडर और खाना पीना मुफ्त में सरकार देगी। हमने इंतजाम किया और मैं केंद्र सरकार के देश के सभी लोगों से मिला और कहा कि हमें स्पेशल रिलीफ पैकेज दिया जाए। पूरा प्रदेश आपदा से जूझ रहा था और भाजपा भारतीय जनता पार्टी के नेता विधानसभा सेशन बुलाने की बात कर रहे थे। विधानसभा सेशन तो बाद में भी हो सकता था। हमने कहा इतने पुलिस के कर्मचारी अधिकारी इस आपदा प्रभावित परिवारों के पास उनको बचाने में लगे हुए हैं, इतने अधिकारी उनको बचाने में लगे हुए हैं। आप बताइए, अभी विधानसभा सेशन बनाना ठीक नहीं होगा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते रहे। और जब हमने विधानसभा सेशन बुलाया उस पर 3 दिन तक चर्चा हुई। उस चर्चा में हमने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहा कि हम ये प्रस्ताव लाए हैं। उस प्रस्ताव में लिखा क्या था कि जो भी आपदा प्रभावित परिवार है, हमारी स्थिति ठीक नहीं है, भारत सरकार हमें स्पेशल रिलीफ पैकेज दे, जैसे कि गुजरात के भुज में दिया, उत्तराखंड में दिया। हमने कहा आप इस प्रस्ताव में खड़े होकर वोट डालिए। वो 3 दिन तक तो बड़ी बड़ी बातें करते रहे। जयराम ठाकुर जी बहुत बोलते रहे, इनका घर भी बसना चाहिए, इनको मुफ्त में कोई पैसा भी देना चाहिए। हमने बोला बहुत अच्छी बात कर रहे, देंगे, लेकिन आप इस प्रस्ताव का समर्थन कीजिए। वो प्रस्ताव के समर्थन में खड़े नहीं हुए और प्रस्ताव हमने पारित किया। हमने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा। मैं बार बार कहता रहा भारतीय जनता पार्टी के दल के नेताओं से, मैं उन सांसदों से भी सवाल पूछना चाहता हूं, जब प्रदेश के लोगों पर आपदा आ रही थी, 16,000 घर परिवार तबाह हो चुके थे, आपका क्या ये दायित्व नहीं बनता था कि कम से कम देश के गृह मंत्री के पास जाकर एक चिट्ठी लिखकर ये कह देते कि आपदा प्रभावित परिवारों के लिए आप स्पेशल रिलीफ पैकेज दीजिए। उन्होंने इस प्रकार की कोई बात नहीं की। मैं आज भी बार बार कहता हूं कि आप हमारे साथ चलिए। मेरे घर के लिए नहीं है, हमारे लोगों के लिए ये है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें नहीं खड़े हुए। तो हिमाचल विरोधी भाजपा है ये, आपदा वालों के लिए नहीं खड़े हो रहे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम जिनको हमने दी है उनका 9,000 करोड़ लेने के लिए नहीं खड़े हो रहे हैं, सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये लोग खड़े हो रहे हैं। यही नहीं, हम बार बार इनसे कहते हैं कि आपने राज्य के इंटरेस्ट को बेचा। हमारे हाइड्रो प्रोजेक्ट लगते हैं, बीजेपी ने हिमाचल के इंटरेस्टों को वहां भी बेच दिया। हमने 4300 करोड़ रुपया बीबीएमबी से लेना है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला इनको पैसे दो। भारतीय जनता पार्टी के नेता उन 4300 करोड़ को जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला हो गया है उसको भी रोकने का प्रयास कर रहे हैं। हमने कहा पिछली सरकार थी, आपने हिमाचल के हितों का ख्याल नहीं रखा। सुन्नी और धौला सीध में पावर प्रोजेक्ट लग रहा था। आज तक जितने भी पावर प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में लगे उसमें 12% फ्री पावर हमें मिलती है, जो रॉयल्टी के रूप में मिलती है, जिससे हमें आय होती है, जिससे हम पेंशन देते हैं, पे देते हैं। इन्होंने कहा कि वो भी हमको नहीं चाहिए, वो 40 साल बाद देना, और प्रोजेक्ट जिंदगी भर के लिए दे दिया। हमने विरोध किया और मैं भारत के केंद्र सरकार से मिला कि ये 12% की फ्री रॉयल्टी हमें मिलनी चाहिए। अगर ये 12% हमें फ्री रॉयल्टी नहीं देते तो हम इनके जो पावर प्रोजेक्ट है उनको हम टेक ओवर कर लेंगे। हम हिमाचल के लोगों के हितों को बेचने नहीं देंगे। हिमाचल विरोधी भाजपा उसमें भी टांग अड़ा रही। फिर हमने कहा
कि अभी केंद्र सरकार का कानून है, राज्य सरकार का कानून है, घर बनाने के लिए सिर्फ 1.5 लाख रुपया मिलता है। 1.5 लाख में तो किसी का वॉशरूम भी नहीं बनता, टॉयलेट भी नहीं बनता। इस आयु को बढ़ाना पड़ेगा। उन्होंने कानून नहीं बदला, लेकिन हिमाचल सरकार ने बदला कानून और जो आपदा प्रभावित परिवार थे 1.5 लाख से बढ़ाकर अपनी आय से हमने 7 लाख रुपया उनको देने का प्रावधान किया। भारतीय जनता पार्टी वहां भी हमारा विरोध करती है। आजकल भी मैं देख रहा हूं, पहले क्या होता था कि पटवारी के पास इंतकाल करवाने के लिए लोग जाते थे। पूरे हिमाचल प्रदेश में पटवारी को ढूंढते थे कि आज इंतकाल होना है। आपने देखा आजकल क्या हो रहा है? आजकल पटवारी जी लोगों को ढूंढ रहे हैं कि इंतकाल करवाओ अपना। ये सरकार नजर आती है कि फटाफट इंतकाल करा। पहले क्या होता, इंतकाल की डेट अलग। हमने 1 साल में, मैंने कई बार कहा कि हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए, हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आया है। उस व्यवस्था परिवर्तन को हमने किया। अभी जो बच्चे अपने माता को खो चुके हैं, पिता को खो चुके हैं, इन बच्चों ने जिंदगी में कभी कल्पना की थी? इन्होंने कभी हमसे मांग नहीं की थी। मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद रिवाज होता है कि सचिवालय में कर्मचारी और अधिकारी जाते हैं। मैं अनाथ आश्रम गया, मैं अब अनाथ बच्चों से मिला, और अनाथ बच्चा कभी कोई मांग लेकर आता ही नहीं था, क्योंकि उसके मन में तो यही पीड़ा रहती थी, ना तो मां का प्यार मिलता था, ना पिता का प्यार मिलता था। हमने उसके दर्द को समझा। अपने चाचा जी के पास कोई अनाथ बच्चा रह रहा है, अपने ताया जी के पास अनाथ बच्चा रह रहा है। तकरीबन 4000 ऐसे अनाथ बच्चों को सरकार ने गोद लिया और उन बच्चों को कहा कि जब तक वो पढ़ना चाहते हैं, 27 साल तक जब तक पढ़ना चाहते हैं, पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। उसके स्कूल का खर्चा सरकार उठाएगी। अगर वो डॉक्टर बन जाता है, उसकी मेडिकल कॉलेज का फीस का खर्चा भी सरकार उठाएगी, हॉस्टल का खर्चा भी सरकार उठाएगी, 4000 रुपया महीना पर पॉकेट मनी भी सरकार देगी। ये हमने सरकार उन बच्चों के लिए किया। अभी मैं आ रहा था तो कुछ बच्चे मुझे मिले जो स्पेशल चाइल्ड बच्चे हैं। उनको पढ़ने के लिए कोई आज तक कोई स्कूल नहीं है। वो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, अपंग हो चुके हैं, दिव्यांग हो चुके हैं, वो पढ़ना चाहते हैं, वो शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं। उनकी पढ़ाई तो हो रही है, लेकिन उस स्तर का कोई स्कूल हिमाचल प्रदेश में नहीं है। आज मैंने पाया कि उनके लिए स्कूल भी हम खोलेंगे और उनके लिए हम कॉलेज भी खोलेंगे। आने वाले बजट में इस चीज का हम प्रावधान करेंगे। मैं देखता हूं कई विधवाएं महिलाएं हमारे पास आती है, गरीब होती है, उनके पास घर नहीं होता, छोटा सा कमरा होता है। हमने उनके लिए भी, विधवा महिलाओं के लिए भी एक योजना लाई है। पिछले दिनों हमने अपने सीमित साधनों के बीच मैंने एक फैसला किया कि जो भी विधवा महिला है जिसकी आय 3 लाख तक है, अगर उसके पास घर नहीं है तो उसको घर बनाने के लिए हमारी सरकार 1.5 लाख रुपया उपलब्ध करवाएगी। उसमें हमने इनकम 3 लाख कर दी, इसलिए क्योंकि 3 लाख में कई बार एक कमरा होता है, बच्चे 2 या 3 होते हैं, बच्चों ने भी पढ़ना होता है, उसी में रसोई होती है, उसी में सोना होता है। तो हमने सोचा कि उनके साथ एक और कमरा भी जुड़ जाएगा, तो उसके लिए हमने विधवा को जिसकी आय 3 लाख से कम है उसे हम 1.5 लाख रुपया पर मंथ देंगे। तो ये सोच क्यों है? ये सोच इसलिए है कि उस विधवा महिला का कोई शोषण ना कर सके, वो अपनी जीवन यापन को ढंग से अपने जीवन में जी सके। ये सरकार की सोच है। अभी 1 वर्ष हुआ हमारी सरकार को बने हुए, हमने 20% से ज्यादा का राजस्व कमाया है। आने वाले 5 सालों में हम अपनी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह पटड़ी पर लाएंगे। आज सरकार गांव के द्वार का क्या मतलब है? सरकार गांव के द्वार का मतलब है कि जो भी गांव के साथी है,
उनसे मुलाकात की जाए और कैसे उनसे सीखा जाए और कैसे उनकी आय को दुगना किया जाए। आने वाले समय में आप परिवर्तन देखेंगे, लेकिन परिवर्तन के लिए भी समय लगता है, धरातल में आने के लिए भी चीजों का समय लगता है। आज हम अपने बच्चों को जब स्कूलों में पढ़ाने जाते हैं, आपने देखा जब आप स्कूलों में पढ़ाने जाते हैं तो गांव का कोई भी प्राइवेट स्कूल खुलता है, उसमें बच्चे को पढ़ाते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा लिखा टीचर है, टेस्ट के थ्रू आया हुआ है, लेकिन वहां नहीं पढ़ाते। एक मानसिकता ऐसे आ गई है क्योंकि उसमें कमियां थी। और हमारी क्वालिटी एजुकेशन यानी कि हमारे 5वीं क्लास के बच्चे को अगर दूसरी क्लास की किताब पढ़ने को दे दी जाए, वो ढंग से वो भी नहीं पढ़ सकता। तो कहीं ना कहीं शिक्षा के स्तर में गिरावट आई है। पूरे हिंदुस्तान में हमारा गुणात्मक शिक्षा में हम 18वें स्थान पर पहुंच चुके। मैंने फैसला किया कि शिक्षा के स्तर में व्यापक सुधार की जरूरत है और अगले 2 महीने के बाद जो सेशन होगा, सभी गवर्नमेंट स्कूलों में इंग्लिश मीडियम के तहत पढ़ाया जाएगा और उसमें ड्रेस भी उनकी अपनी तय प्रिंसिपल करेगा। उसमें और भी सुधार की जरूरत है ताकि बच्चे का आत्मविश्वास बढ़े। हेल्थ के क्षेत्र में हमें बदलाव करने की जरूरत है। ये सभी बदलाव तभी संभव हो सकते हैं जब आप लोगों का प्यार हमारे साथ रहे। हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह चुनावों के वक्त ढोंग नहीं रचते। हम पहले योजना को सोचते हैं, आपकी राय के अनुसार उसको बजट में लाते हैं, बजट का प्रावधान करते हैं और उसको योजना को लागू करने के लिए फिर दिन रात लग जाते हैं। आप पूछिए, भारतीय जनता पार्टी के 3 संसद सदस्य हैं यहां से, शिमला से, हमीरपुर से, कांगड़ा से। आप पूछो उनसे कि आपने भी देखा इतनी ज्यादा बरसात हुई, घरों के आगे के डंगे गिर गए। पूछो उनसे, आपकी केंद्र में सरकार है, आपने कभी ये फैसला किया कि कम से कम गृह मंत्री से मिलकर कोई रिलीफ पैकेज दिया जाए? आज तक एक भी फोटो उनकी तीनों की नजर नहीं आएगी। यहां आके राजनीतिक बातें बहुत करेंगे। पूछना चाहिए, चुनावों के वक्त आपके पास बार बार आएंगे। हम 1 साल का हिसाब भी सरकार गांव के द्वार के तहत दे रहे हैं। कई और योजनाएं आ रही है जिससे आपको बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि 40 साल बिगड़ी व्यवस्था को सुधारने के लिए समय लगेगा। और हम ऐसा प्रशासन देना चाहते हैं, ऐसा शासन देना चाहते हैं जब भ्रष्टाचार ना हो। हमारा प्रयास है और इस प्रयास में हम सफल भी हुए। इसलिए मैं आज आपके बीच में आया हूं और आपसे यह अनुरोध करना चाहता हूं, आप अपनी समस्या लाइए, एप्लीकेशन लिखिए, उसमें टेलीफोन नंबर भी जरूर लिखिए। जो भी हमारे दायरे के अंतर्गत, नियमों के अंतर्गत होगा, उस कार्य को हम करेंगे। और इस आश्वासन के साथ कि आने वाले समय में हम किसानों के साथ बैठकर भी चर्चा करना चाहते हैं। पहली बार सरकार ने दूध का रेट जो अभी आपसे सरकार जो हिम फेडरेशन है 32 रुपए का खरीदती थी, हमने उसको 38 रुपए कर दिया। ये क्यों किया? ताकि किसान की आय बढ़े। और भी हम किसानों में सुधार करना चाहते हैं। इसकी एक योजना पर हमारी सरकार कार्य कर रही है। जल्दी ही अब युवाओं को देखेंगे। 20,000 के करीब हमने सरकारी नौकरियां निकाली है, उसके इंटरव्यू चल रहे हैं। 2-2,500 के करीब लेक्चरर और टीजी के बारे में आज ही कमीशन को बोला गया है कि इनके इंटरव्यू करवाइए। जल्दी ही कमीशन से उसकी एडवर्टीजमेंट निकलेगी। 10,000 के करीब आईपीएच में इलेक्ट्रीशियन, फीटर, पंप ऑपरेटर, मल्टीपर्पज वर्करों के इंटरव्यू शुरू होने जा रहे हैं। 2061 के करीब हमारी वन मित्रों की भर्ती होने जा रही है और 984 के करीब पटवारियों की भर्ती होने जा रही है। कई जेई की पोस्टें निकाली जा रही हैं। क्यों? ताकि रोजगार के अवसर मिले। पर सरकारी क्षेत्र में भी एक सीमा होती है रोजगार की, पर रोजगार के दूसरे क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ा जाए, उसके लिए भी हमारी योजनाएं लेकर आ रहे हैं। ई टैक्सी लेकर आ रहे हैं, सोलर पावर प्रोजेक्ट की परियोजना लेकर आ रहे हैं,
धीरे धीरे आप तक ये योजनाएं जब धरातल पर आपके पास पहुंचेगी, इसका लाभ सीधा किसी को नहीं होगा, आम जनता को होगा, किसान को होगा, युवा को होगा। अंत में इन्हीं शब्दों के साथ आज सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के तहत आई है। जो भी आदमी अपनी कोई समस्या है वो मुझे बता सकता है और उस समस्या का निपटारा हमारी सरकार करेगी। पूरे हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार के कार्यक्रम की शुरुआत कर दी गई है। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।